हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं धर्मेंद्र कुमार हिंदी विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज ये हमारी 6वीं क्लास है। आप लोगों तक 5 क्लास पहुंच गई होगी। ठीक है, और आप लोगों का जो कमेंट और व्यू आ रहा है वो सराहनीय है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो जो हम लोग पिछला वीडियो पढ़े थे थोड़ा सा उसमें रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हम आपको क्या बताए थे पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में हम लोग व्यंजन पर चर्चा किए थे। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा बताई गई थी और व्यंजनों की संख्या बताई गई थी कि व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो आइए उसी पे थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? व्यंजन। ठीक है, और जैसा कि व्यंजन की परिभाषा आप लोगों को ज्ञात ही होगा, बता ही चुके हम आपको कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अवरोध उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। छोटी सी भाषा में समझना है, या तो इसका हम इस प्रकार से परिभाषा बता सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता। ठीक है, स्वरों की सहायता से यह वर्ण उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं। ठीक है, ये कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, का एक व्यंजन ध्वनि है, इसे हम लोग कहते हैं का कहते हैं, तो कहीं तो रुकावट हुई नहीं। और आप कह रहे हैं कि सर जी रुकावट होती है, तो रुकावट कैसे होती है यह भी ध्यान देना है। यहाँ मैंने लिखा क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब इसमें स्वर सम्मिलित हो जाता है तो हम लोग इसका उच्चारण बिना अवरोध के कर सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं का। ठीक है, लेकिन यदि इसी में से हम किसको हटा दें, आ को बाहर कर लें तो ये क्या हो जाएगा? अब रुकावट पैदा हो जाएगी। ठीक है, कैसे रुकावट होगा? ये देखिए, ये का के नीचे एक आड़ी रेखा लगी हुई है। ठीक है, इसे हम लोग इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा का नाम है हल चिन्ह। क्या नाम है? हल चिन्ह। ठीक है, तो ये हल चिन्ह लग जाए तो आप लोग वहाँ समझ जाइएगा कि यह व्यंजन का शुद्धतम रूप है। और यहाँ पर आपको जब बोलना पड़ेगा तो का बोलना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, का बोलना है और आ का उच्चारण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यह व्यंजन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे व्यंजन का शुद्धतम रूप क्या होता है तो उसमें हल चिन्ह लगा दीजिए, वही व्यंजन का शुद्धतम रूप होता है और स्वर उससे क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जब कभी एग्जाम में पूछे तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वह सदैव आप लोग 33 ही टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो व्यंजन की संख्या है कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्यंजनों की संख्या बताइए। जो मूल व्यंजनों की संख्या है वह 33 ही है। ठीक है, और कहीं कहीं बुकों में 36 मिलता है, कहीं कहीं 35 भी मिलता है, तो यह गलत माने जाएंगे। ठीक है, चलिए क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 36 है इसमें 3 ये वाले आ जाते हैं, आप लोगों को हमने बताया ही था कल वाले क्लास में छत्रंगिया। ठीक है, तो ये क्या है? संयुक्ताक्षर है, लेकिन संयुक्ताक्षरों की कुल संख्या आपसे पूछे तो 4 बतानी है। और 35 में कभी कभी लोग जो है इसको हटा के क्या बोल देते हैं? 35 बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि कितनी हो संख्या होती है? 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 33। और हमने आपको ये भी बताया था कि एक रस में आपका संचारी भाव होता है, जो पानी के बुलबुले के समान होता है, उठता है और तुरंत मिट जाता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। चलिए अब थोड़ा सा हम आप लोगों को यह भी बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन के भेद पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो व्यंजन का भेद आइए देखते हैं। ठीक है, या व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के भेद, जैसे स्वर का हम लोग भेद किए थे वैसे इसका भी भेद अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट है हम लोग सीधे नहीं कह सकते। सीधे यदि आपसे कभी पूछे कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं तो सीधे आप लोगों को अगर विकल्प में 3 आंसर दिया हो तो आप लोग 3 टिक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 3, क्योंकि जो अध्ययन की सरलता के अनुसार इसे बांटा गया है वह 3 ही पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे तो कई भेद होते हैं, इसके अन्य भेद कई होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। यदि आपसे ऐसे पूछे, पहला पॉइंट, अध्ययन की सरलता के
अनुसार। ठीक है, अध्ययन की सरलता के अनुसार व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 में कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, या इसी का एक अन्य नाम और इसे कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। ठीक है, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और नंबर तीसरा होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन होता है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अध्ययन की सरलता हेतु हिंदी के जो व्यंजनों को बांटा गया है वो 3 तरह से बांटा गया है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि पहली बात तो मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी परिभाषा बताऊंगा। ठीक है, स्पर्श का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि कहीं पे छूना या टच करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम जब स्पर्श है तो इसका मतलब यह है, कल मैंने आप लोगों को बताया था उच्चारण स्थान, 5 उच्चारण स्थान होते हैं जो जिह्वा टच करके हमारे भाषा को या हमारे विचारों को बाहर निकालती है। तो उसी के आधार पर हम यह देखेंगे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजनों को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा मैं परिभाषा आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी न किसी अवयव को टच करके या छूती हुई बाहर निकले। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी मुख अवयव को क्या करती है? स्पर्श करती हुई बाहर निकालती है ध्वनि, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं ऐसा व्यंजन वर्ण जिसको उच्चरित करते समय मुख के किसी न किसी अवयव को जिह्वा स्पर्श करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बस, ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आपसे मित्रों परिभाषा नहीं पूछी जाती है, आप लोगों से सिर्फ यह पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है, आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाता, क्योंकि हम बहुविकल्पी पेपर देते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारा नहीं होता कि हम लिखित हमको देना है। ठीक है, कभी कभी एक आध लाइन में परिभाषाएं आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इससे प्रश्न क्या बनाया जाता है। प्रश्न एग्जामिनर पूछता है स्पर्श व्यंजनों या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो यह कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, 25 होती है। अब आइए अभी इसे हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि 25 कौन कौन से होते हैं, यह भी आपको ज्ञात कराया जाएगा। पहले हम तीनों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंतस्थ का मतलब होता है आंतरिक या अंदर से। ठीक है, तो इसमें जहाँ तक लिखा है अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब यही है कि अंदर से। जब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करते समय जिह्वा नाम मात्र को किसी को स्पर्श करती हुई, नाम मात्र को किसी को स्पर्श करे, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण आंतरिक भागों से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें जिह्वा बहुत ही कम मात्रा में स्पर्श करती है और ऊपर नीचे होती है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती। ठीक है, जब आप इन व्यंजनों को बोलेंगे, इसमें आता है कौन कौन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। या, र, ला, वा। ठीक है, कौन कौन आता है? या, र, ला, वा। ठीक है, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पेट जो है आपका हल्का सा दबता है, कायदे से अगर बोलेंगे तो ऐसा ही लगता है कि ये कैसी ध्वनियाँ हैं? अंतस्थ हैं, जो अंदर से निकलती है। ठीक है, या, र, ला, वा। ठीक है, इसमें आंतरिक बल लगता है। और आप लोगों को पता होगा ये या और वा, ठीक है, या और वा को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर, अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ऐसा लगता है कि यह स्वरों की भांति उच्चरित होते हैं, इसी कारण इनका नाम क्या रखा गया है? अर्धस्वर। और एक बार यूपी ट्रिपल एस में प्रश्न भी पूछा गया था,
उसमें पूछ लिया था निम्नलिखित में से अर्धस्वर है, ठीक है, तो दोनों मिलकर अर्धस्वर होते हैं, लेकिन यदि विकल्प में एक ही रहे तो हमारी मजबूरी है कि हमें सही कौन करना है, वही करना है। उसमें विकल्प में सिंगल सिंगल दिया था, उस विकल्प में ऐसे था, विकल्प ए में का था, विकल्प बी में रा था, विकल्प सी में या था और विकल्प डी में खा, ठीक है। तो हम चयन किसका करेंगे, अब अर्धस्वर अकेले ही इसको हम क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, ठीक। और रा को हम लोग क्या कहते हैं, रा बोलते हैं, देखिए जिह्वा कैसे कर रही है, कंपन कर रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन, ठीक है, या लुंठित व्यंजन, क्योंकि जिह्वा इसमें मुड़ती है, इसके कारण इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ला क्या होता है, यह पार्श्विक व्यंजन होता है, मुख के दोनों किनारों से इसमें वायु बाहर निकलती है, जिसे हम लोग पार्श्व कहते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन। आगे इस पर डिटेल चर्चा करेंगे और सभी को लिखाएंगे भी, बताएंगे भी, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ व्यंजन का भेद पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये कौन सा है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसमें देखिए एक शब्द लिखा है ऊष्म, ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी, ऊष्मा, ठीक है। तो इसमें ऐसे व्यंजन वर्ण आएंगे जिनको उच्चारण करते समय या जिनको बोलते समय मुख के जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है और गर्म वायु प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इसमें इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, यह देख लीजिए, सा, इसे आप लोग सीटी वाला भी सा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या ये सीटी मारता है, नहीं मारता, क्यों, क्योंकि यह सीटी मारने वाला होता तो जहां आप लिखते हैं वहां यह सीटी ही बजाता, ठीक है। इसको बोलते समय थोड़ा सा सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। हम लोगों को बचपन में ऐसे ही सिखाया गया है, जैसे हमको सिखाया गया है का से कबूतर, ठीक है, खा से खरगोश। तो क्या ये बताइए जहाँ भी का लिखा होगा क्या उसका अर्थ कबूतर ही होगा, बताइए आप लोग, उसका अर्थ कबूतर तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, यह सीटी वाला सा नहीं है, यह तालव्य सा बोला जाता है। आगे मैं सभी के नामों से आपको परिचित कराऊंगा कि किसका क्या नाम होता है। अभी तो आप लोग सिर्फ लिखिए ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेट चिरौना खा, यह कहते हैं पेट फाड़ खा, ठीक है। तो ये पेट फाड़ खा नहीं है, ठीक है। तो आगे जो है ये, इसे हम लोग मूर्धन्य सा के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, मूर्धन्य सा, ये तालव्य सा, ये जो इसे कहते हैं सादा सा, एकदम सादा, ठीक है। सादा का मतलब क्या होता है, सादा का मतलब है कि एकदम से सादा, इस पे मतलब नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं लगे, एकदम सादा है, ठीक है। ये गलत धारणाएं हैं, सीखा गया है, हम लोगों को सीखने की ये थी, ठीक है, प्रवृत्ति। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है दंत सा, ठीक है। ये तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा, ये दंत सा, और एक और आपका बचता है हाँ, ठीक है। तो ये 4 इसमें आते हैं, ठीक है। अब आइए आप लोगों को थोड़ा सा वर्णमाला से परिचित कराते हैं कि ये 25 कौन से होते हैं, वर्गीय कैसे कहे जाते हैं, और ये जो आपका यारा लावा है ये, और शाखा साहा ये, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करिए, स्पर्श व्यंजन कैसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी अवयव को छूती हुई बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिनका उच्चारण करने में जिह्वा को स्पर्श करना पड़े उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा नाम मात्र की स्पर्श करे या अंदर से वायु निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु प्रवाहित हो या ऊष्मा लगे, जिह्वा को संघर्ष करना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करके देखिएगा, जब ये शाखा साहा बोलेंगे, ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको गरम गरम हवा का प्रतीत होगा, ठीक है, मुख के पास लगाएंगे तो, ठीक है। तो आइए अब हम आप लोगों को वर्णमाला लिख देते हैं और आप लोगों को उसी में मैं समझा भी देता हूँ ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो जिनको भी वर्णमाला नहीं आती है वो लोग पूरा सीख लें, काखा गाघा, ठीक है, वही आपका आगे चलेगा, ठीक है। आइए देखिए, अब ये क्या है, अध्ययन की सरलता के आधार पर जो 3 भेद अभी आप लोगों को बताए थे, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देख लीजिए किसे क्या कहते हैं।
ये स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, का से माँ तक होता है। कभी कभी एग्जामिनर एक प्रश्न यह भी पूछता है कि बताइए कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो विकल्प में ऐसे दिया भी रहेगा, एक विकल्प में यह भी दिया रहेगा का से माँ तक। तो सवाल का जवाब क्या लगाना है, का से माँ तक, ठीक है। और इस स्पर्श व्यंजन को कई विद्वान उदित व्यंजन भी कह देते हैं। तो ये संज्ञाएं दी गई हैं, ठीक है। तो जिसके अनुसार जो संज्ञा दी जाती है, लेकिन संज्ञा जब कोई व्यक्ति देता है तो वो विवादित प्रश्न बन जाता है, ठीक है। कोई मानता है तो कोई नहीं मानता है, और एग्जामिनर जो होता है वह विवादों के घेरे से बचा रहता है। तो जो सही जवाब होता है उसे ही आप लोग टिक करिएगा। यहाँ पर आप लोग कितनी संख्या बताएंगे, 25। यहाँ पर देखिए ये का वर्ग है, का वर्ग का मतलब क्या होता है, ठीक है। का लिखा है, इसके आगे वर्ग लिखा है। ये का वर्ग लिखने का मतलब ये का स्क्वायर नहीं होगा कि वर्ग लिखा है तो आप लोग स्क्वायर करने लगे। गणित वाले बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, गणित कहेंगे यहाँ वर्ग लिखा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यह गलत बात है, ठीक है। का वर्ग का मतलब होता है कि ये जो का लिखा है ये पहला वर्ण, इसके अंदर ये सभी क्या इसके वर्ग हैं, ठीक है। वर्ग मतलब इसके समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला जो अक्षर होता है का, च, ट, त, पा, ये क्या होते हैं, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण होते हैं। यहाँ पर आप सीखे रहेंगे तो जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगी। जब आपको हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो बार बार इन्हीं शब्दों का चयन किया जाएगा, इन्हीं वर्णों का चयन किया जाएगा। का वर्ग, चा वर्ग ऐसे ही बोला जाएगा, ठीक है। तो जब का वर्ग बोल दिया जाए तो आप समझ जाइए कि का वर्ग में कितनी ध्वनियाँ आएंगी, 5, का से लेकर अंगा तक, ठीक है। और आप लोगों को यह भी पता होगा यह जो पंचमा अक्षर होता है, पांचवा वाला, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो नाक और मुख से वायु निकलती है, ये नाक के सहारे बोले जाते हैं। जब हम लोग अंगा बोलते हैं तो नाक पर थोड़ा सा कंपन जाता है, जोर जाता है। वैसे ये भी सभी उच्चारण जो आप करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को वर्ग समझ में आया कि का वर्ग कहने का मतलब इसमें 5 ध्वनियाँ आएंगी, चा वर्ग कहने का मतलब इसमें भी 5 आएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको का वर्ग बोल दे इसका मतलब इसमें 5 ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो ये बातें आप समझें। अब यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी बताए हम आपको, 4 बताए, या, रा, लावा और शाखा सा, हाँ, ठीक है। तो ये अभी ये आप इतना ही याद रखिए कि इतना क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, और इसे क्या कहते हैं, अंतस्थ, और इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संख्याएं इनकी जरूर आप लोग याद रखिएगा कि किसे कितना कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी बताते हैं। जानकारी थोड़ा सा रोचक जानकारी होगी, जैसे थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। एक जानकारी यह भी है, कहीं कहीं आप किसी बुक में आप देखेंगे का के नीचे ऐसे हल चिन्ह, खा के नीचे, गा के नीचे, घा के नीचे, अंगा के नीचे, ठीक है। ये हल चिन्ह ऐसे लगा होगा, ठीक है। ये हल चिन्ह लगा होने का मतलब ये है, यदि इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, कि सभी के नीचे ऐसे हल चिन्ह लगाया हो, इसका मतलब आप जान जाइएगा कि यह व्यंजन का एकदम शुद्धतम रूप लिखा गया है, इसमें स्वर समाहित नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो स्वर आ होता है, जो अंत में बोला जाता है, वह नहीं है, इसमें सिर्फ व्यंजन शुद्धतम रूप है, ठीक, ऐसे पूरे में लिखा होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी रोचक जानकारी क्या देखनी है, ये यहाँ देखिए एक बिंदी लगी हुई अंगा की, ठीक है। इसे थोड़ा जानकारी देखिए, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, देखिए जानकारी क्या है आप लोगों की, एक थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। जानकारी ये है, इसे क्या कहते हैं, किसी भी वर्ण को लिखने के लिए जो ये रेखा खींची जाती है इसे हम लोग शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ी पाई, ठीक है। किसी भी वर्ण को लिखने के लिए यदि इन 2 रेखाओं का प्रयोग किया जाए तो इसका नाम खड़ी पाई होता है और इसका नाम शिरोरेखा होता है, ठीक है। तो आप देखिए अभी कि ये खड़ी पाई के बगल में एक बिंदी अभी हमने रखा था, किसमें, जब अंगा लिखे थे, ठीक है। अब आपको मैं बिंदी का प्रयोग बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ कैसी बिंदी लग जाए तो उसका नाम कैसे बदल जाता है, ठीक है। यहाँ जब बिंदी लग जाएगी बगल में तो यह सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदी वर्णमाला में एक ही वर्ण है अंगा, ठीक है, इसमें लगता है,
ठीक है, इसी में इस तरफ बिंदी लगती है और किसी वर्ण में नहीं लगाई जाती है, ठीक है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर बिंदी लग जाए, ठीक है, यदि बिंदी यहाँ लग जाए तो इसे हम चंद्र बिंदु या क्या कह सकते हैं, अनुस्वार कह सकते हैं, चंद्र बिंदु या अनुस्वार कहते हैं। ऊपर लग जाए, जैसे हमने आपको अन बताया था, तो ये किसका काम करेगा, अनुस्वार का काम करता है। जैसे अभी हम लोग लिखें कंठ, ठीक है, क्या लिखें, कंठ, तो कंठ में देखिए ये का के ऊपर है। और हम आपको यह भी बहुत भली भांति बताए हैं कि आपके दो अयोगवाह थे, कौन कौन, अन और आहा, ठीक है। हम ये भी बताए थे कि इनका जब भी प्रयोग किया जाएगा तो स्वरों के साथ किया जाएगा, व्यंजन के ऊपर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर जी व्यंजन के ऊपर हुआ तो है, तो व्यंजन का शुद्धतम रूप कहाँ है, यदि इसे हम अलग करें, ठीक है, तो ये का प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। ये इधर देखिए बाहर निकल आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये आपका अनुस्वार है। यदि बिंदी इधर लग जाए, आगे किसी वर्ण के आगे लग जाए, तो इसका नाम क्या हो जाता है, नुक्ता हो जाता है। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, नुक्ता नाम दे देते हैं। और इसे ही हम लोग किसकी भाषा का शब्द बोल देते हैं, अरबी और फारसी भाषा का शब्द बोला जाने लगता है, ठीक है। और एक आपके विद्वान हैं भाषा विज्ञान के, जिसे हम लोग कहते हैं राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका नाम आप लोग सुने होंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये आपके हिंदी भाषा के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा है, यदि किसी वर्ण के आगे नुक्ता लग जाए, ठीक है, क्या लग जाए, नुक्ता लग जाए, तो ऐसे वर्ण अरबी फारसी के वर्ण माने जाएंगे। यह किसने कहा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और अरबी फारसी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। अभी तो ये हिंदी के हैं, लेकिन जब इसमें हम क्या लगा देंगे, नुक्ता लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अरबी फारसी का वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझते रहिएगा कि सिर ये जो खड़ी पाई के आगे लग जाए तो क्या हो जाएगा, नुक्ता हो जाएगा, और इधर लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक वर्ड है अंगा जिसमें यह लगाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग यह जानिए, यदि नीचे लग जाए बिंदु तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। यदि बिंदु नीचे लग जाता है तो हम इसको आपको इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। यदि बिंदु नीचे लग जाए तो इसका नाम होता है ताड़न जात, ठीक है, ताड़न जात, या इसे ही कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इस बिंदु का मतलब क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। जैसे अब इसका भी एक उदाहरण आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देखे होंगे, अभी हिंदी में अभी मैंने वर्णमाला में ही लिखा था डा और ढा, ठीक है। डा और ढा दो ध्वनियाँ लिखे थे आप लोगों के पास। अब देखिए डा और ढा, इसका जब अंग्रेजी में हम लोग मीनिंग लिखते हैं तो इसका डी होता है और इसका क्या हो जाता है, डी एच होता है, ठीक है। डी एच से शुरू होता है। लेकिन यदि यह ताड़न जात उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, ऐसे वर्ण जो फेंके हुए से प्रतीत होते हो, यदि इनकी यहाँ पर लगा दी जाए बिंदी, तो इस बिंदी का नाम ही क्या होता है, ताड़न जात होता है, ठीक है। ताड़न जात या उत्क्षिप्त होता है। अब बिंदी लगने से इसका उच्चारण क्या होगा, आर होगा, और इसका उच्चारण क्या होगा, आर एच होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे, प्रतापगढ़ की मीनिंग देखते होंगे तो लास्ट में आर एच ही लिखा होता है, ठीक है। इसी कारण लिखा होता है, ये जो बिंदी लगी है इसी के कारण, ठीक है। ताड़न जात होने के कारण इसका इंग्लिश मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हिंदी वर्णमाला में 2 ही ऐसे वर्ण हैं जिनको कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। स्वर रहित से मतलब यह होता है कि जिनको कभी हम आधा नहीं कर सकते। क्या आपने कभी इसका ऐसा रूप भी देखा है क्या, इधर ध्यान दीजिएगा, ऐसा रूप भी आपने देखा है कि ऐसे लगा हो, ये आधा तो करता है, यही तो व्यंजन का शुद्धतम रूप है। ऐसा हिंदी में नहीं कहा गया है कि एक ही स्थान पर 2 मात्राओं का या 2 चिन्हों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। 2 चिन्हों का प्रयोग एक स्थान पर वर्जित होता है, ठीक है।
तो ऐसा कभी नहीं होता। हिंदी में 2 ही ऐसे वर्ण हैं जिनको कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आधा नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, ये वर्णों का प्रयोग आप लोगों को अभी और बताएंगे, इसकी बहुत खूबियाँ होती हैं कि इसे और कैसे जानते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग समझ पाएँ कि ऊपर लगे तो अनुस्वार हो जाता है, बगल में लगे तो ये एक सिर्फ अनुनासिक होता है, अंगा में लगता है, और नीचे लग जाए तो ताड़न जाति या उच्छिप्त कहलाएगा, और आगे लग जाए तो ये राजा शिव प्रसाद सिदारे हिंद कहते हैं कि कितना हो जाएगा, ये नुक्ता वाला शब्द वर्ण माना जाएगा, या इसे अरबी फारसी का वर्ण माना जाएगा। इनकी संख्या कितनी है? 5 होती है। कहीं कहीं एनसीईआरटी में 3 दिया है, उसमें कौन कौन मानता है? ख, ज, फ, लेकिन इसे नहीं मान के चलना है, आयोग 5 आंसर सही करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम आप लोगों को वर्णमाला के व्यंजन के अगले चरण में ले चलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।